सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, डेल्टा इज इक्वल टू 3 बीटा। तो अरे तो ये इसमें क्या दिक्कत है, किसका डाउट है, ये श्रेया का डाउट है क्या? सो मुझे डेनोटेशन समझ नहीं आया, मैं कंफ्यूज हो रही थी। एनोटेशन से कोई मतलब नहीं है। जैसे ये वैल्यू है ना, इसका 3 गुना ये वैल्यू है। तो जैसे मान लो अगर ये एंगल x है तो ये 3x हो जाएगा, और पूरे एक लाइन के एंगल को 4x हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। तो ये हमने इसी को तो x माना है ना, तो एंगल v जो है वो 45 हो गया। इसमें क्या प्रॉब्लम था? ओके है ना, तो मैं सर, बस ये, कंफ्यूजन था ऐसे। हाँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। मतलब इसमें ये साफ साफ इन्होंने बता रखा है कि ये जो ये वाली एंगल है, इस वाले एंगल का 3 टाइम्स है। तो यानी ये वाला एंगल जो है इस वाले का 3 टाइम्स है। तो अगर ये x है तो ये तुम्हारा 3x हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा मिलाकर हो जाएगा हमारा 180। तो हम ऐसे भी देख सकते थे कि सारा मिला के 4 है, तो उसका 180 का फोर्थ पार्ट 45 हो जाएगा। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट है 25 बताया तुमने। इस पेज पे और कोई है? सर 23, 24, 25। चलो बस एक एक करके 23 पहले करते हैं, ठीक है। तो 23 बोलता है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू एस, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू एस, इफ पी क्यू एस इज 60, द मेजर ऑफ आर ई एफ। तो अब इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? जैसे ये 60 है तो ये वाला कितना होगा? 120 होगा, होगा, यस सर। क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है ना हमारा, और ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो जैसे ऐसे पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स है, तो ये और ये मिलके कितना बनता है? 180 बनता है ना। तो अगर ये 60 है तो ये 180 हो जाएगा, और अगर ये 180 है तो ये भी 180 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 180। बोलो ठीक है ये? सर नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया, रुको मैं फिर से बताता हूँ मैं सर तुम्हें। हाँ, इसमें आर ई एफ निकालना है या आर एफ ई निकालना? आर, अच्छा हाँ, आर एफ ई निकालना होगा। ये तो मुझे लग रहा है ये टाइपो एरर है। आर एफ ई निकालना होगा। अच्छा सुनो, जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये तो पता है सबको। यस सर। तो ये हमारा ट्रांसवर्स लाइन है, इसका काटने वाला। पैरेलल लाइन को जो लाइन काटती है उसको ट्रांसवर्स कहते हैं। यस सर। और ये एंगल एक ही साइड के एंगल है, इंटरनल एंगल। जैसे अगर तुम इसको ऐसे नॉर्मली बनाओगे ऐसे पेज पे, तो ये हम ऐसे बनाते थे ना कि जैसे ये वाली एंगल और ये वाले एंगल एक साइड के अंदर वाला एंगल है, तो इन दोनों का सम जो होता था वो 180 होता है। यस सर। ये याद है तुम्हें? यस सर। क्यों होता है ये 180? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री नहीं, जैसे ये 1 है ये 2 है तो ये भी 2 होगा, है ना। और ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो 1 + 2 जो है वो 180 होता है। तो ये 2 + 1 भी 180 होगा, ऑल्दो सप्लीमेंट्री एंगल से ही निकला, बट अंदर वाले। तो अगर ये 60 है तो ये वाला जो होगा 120 हो जाएगा ना। यस सर। अब फिर देखो कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है फिर से, ये है ना, ये और ये पैरेलल है। तो इसका जो एक साइड का एंगल है और इसका एक साइड का एंगल है, ये दोनों सेम होगा। अगर ऐसे दिख रहा है ना ये पैरेलल है, तो जो ये एंगल है वही एंगल ये वाला होगा। तो ये जो 120 है, दिस विल आल्सो बी 120। आया समझ में तुम्हें? यस सर, आ गया। ठीक है। तो एक 17 क्वेश्चन है, आप उसका भी बता दो मतलब। तो ये बोलता है कि इन द डायग्राम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। डायग्राम ये कहाँ है? वाला हाँ, ये वाला नहीं, जो 18 हाँ, बताया ना उसके ऊपर। अब तो 18 के ऊपर ही अरे तो ये 17 है। तो अच्छा, मैं आपको अलग से भेज दूंगी कंफ्यूजन। अच्छा चलो, तो पहले अब आते हैं 24 पे। 24 बोलता है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ऑल्सो ई ए बी
EAB है ना, ये इज 84, ये तुम्हारा ओ ये अच्छा EAB 84 है, 2 बार लिख दिया है, ये लग रहा है 84, एंड ECD इज 126, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x इज, तो x निकालना हो तो कैसे निकालोगे, अब बताओ इसको, ये किसी ने किया, यस सर। कैसे किया तुमने, तुम क्या करो कि एक ये लाइन ड्रॉ। हाँ इसको ये डिस्टेंस बना दो, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो और AB और इसका, ऑल्दो ये तो कंफर्म नहीं है ना कि ये इसके सीधे लाई करेगा, सर ये इस दोनों के पैरेलल एक लाइन ले सकते हैं ना, AB एंड CD के। AB एंड CD के पैरेलल लेना है तुम्हें, वो तो Yes, sir. Passing through E. अच्छा ठीक है, तो ये तुमने ऐसे लाइन ले लिया पासिंग थ्रू E, फिर Now A is 84, so E upper half will be 180 minus 84. अच्छा ये अगर वैसे ये ही अगर lower भी आ 84 है तो अच्छा हाँ, तो ये 180 माइनस 84 हो जाएगा, परफेक्ट है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 96, ठीक है, और अगर ये 126 है तो ये तुम्हारा हो जाएगा 54, तो ये दोनों को ऐड करके हो जाएगा तुम्हारा 150, ऐसे निकाला तुमने, So, तो ये सही है, ये आगे समझ में तुम लोग को, एवरीवन। यस सर। सर लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं ना? लाइन जो मैंने ड्रॉ किया था, हाँ नहीं उसमें प्रॉब्लम क्या है कि यू डू नॉट नो कि ये जो है हम लाइन ड्रॉ तभी करते हैं जब ये पैरेलल बनता तो ये 90 बनता, तो हम वो क्या करते हैं कि 84 ये तो ले ही नहीं सकते ना 90, क्योंकि ये 90 ले लेंगे तो ये अच्छा हाँ ऐड कैसे हो जाएगा, इसलिए वो नहीं हो पाता, तो वो हाँ सही है, तभी- गलत आ रहा था। हाँ तो वो गलत आएगा ही, है ना, इसका यही तरीका है कि यहाँ से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है हमारा 25 भी ना, ये किसके डाउट्स हैं, आयुषी तुम्हारे डाउट्स हैं ये, नहीं Yes, नहीं sir. तो 25. Vidushi. विदुल से, चलो तो 25 जो है वो बोलता है ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा ऐसा है, मतलब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट में क्या होगा, तुम देखो ये दोनों ऐड करके हमारा क्या बनता है, 180 बन रहा है ना, 180. तो उस हिसाब से AB और DC पैरेलल होंगे, ठीक है, AB और CD उस हिसाब से AB और CD पैरेलल होंगे, और AD और BC भी पैरेलल होंगे, तो AB AD ये तो पैरेलल हो ही नहीं सकता ना, जो इसी पॉइंट पे कट रहा है, जैसे A यहाँ भी है A यहाँ भी है, तो ये ऐसे भी पैरेलल नहीं हो सकता, ADCD भी पैरेलल नहीं हो सकता क्योंकि D जो है वो दोनों जगह इन्वॉल्व है, दोनों हाँ. ये भी पैरेलल नहीं हो सकता, तो ये तो तुम ये नहीं भी देखोगे तब भी तुम बोलोगे कि अगर सच भी होना है तो यही सच होगा, क्योंकि कभी ऐसा कोई दो लाइन पैरेलल नहीं हो सकता ना जो एक ही पॉइंट से गुजर रहा है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन का, तो एनीवे अगर वो नहीं भी दिख रहा होता तो हम एंगल्स को सम करके अगर ये 180 बन रहा है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये 180 बन रहा है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसमें से सिर्फ इसका दिया हुआ है तो हम इसको साइन वो करेंगे, है ना। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कौन सा वाला है, सर यही थे, मतलब इस पेज में अच्छा यही नेक्स्ट, थे. हाँ तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं ना, इस पेज पे है किसी का, yes, sir. कौन सा नंबर, 13th. 13th, ओके, तो सर इससे पहले 11th सर बता दो। 11th भी बता दो. हाँ ठीक है ठीक है, चैट में भी लिख सकते हो तुम लोग को अगर कोई इस पेज पे बता पूछ रहा है, हाँ 11th बोलता है हमें ABC इन ट्रायंगल ABC BAC इज 90 डिग्री, ठीक है, तो हम पहले कोशिश करते हैं यही बनाने का, ये 90 है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC है, देन ये तुम्हें बताया तो था एक बार कभी
कि मतलब जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने तुम्हें बताया था ना कि अगर हम किसी भी परपेंडिकुलर ट्राइंगल में जैसे ये एक परपेंडिकुलर ट्राइंगल है, तो अगर ये 90 है तो ये 1 और ये 2 अगर हम एंगल का नाम दे दिए तो 1 + 2 कितना होगा? 90 होगा। 90. तो अगर मैं इससे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं सामने वाले साइड पे, तो अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल अपने आप 1 हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर ये 90 है तो अगर ये 1 है तो ये वाला अपने आप 2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो नाउ आई हैव 3 ट्राइंगल्स। कौन कौन सा 3 ट्राइंगल है? एक है तुम्हारा, हमने सेम वो लिया है जैसा यहाँ पे है ना, तो ए पे 90 है ना, अच्छा सॉरी हम ऐसे ले लेते हैं, रुक जाओ, ए यहाँ ले लेते हैं, बी यहाँ ले लेते हैं, सी यहाँ ले लेते हैं। तो अब देखो ट्राइंगल, इसमें तीनों ट्राइंगल छोटे वाले ए बी डी, या फिर ट्राइंगल, अब तुमको एक और इसमें ट्रिक की बात करते हैं कि तुम ना जानबूझ के वैसे साइड एंगल्स, ऐसे साइड्स, जैसे ए बी डी को हम डी ए बी भी तो लिख सकते थे ना। तो जैसे अगर हमने ए बी डी लिख दिया तो पहले मैंने 1 एंगल के सामने वाला वर्टेक्स लिखा, फिर 2 एंगल वाला वर्टेक्स लिखा, फिर 90 डिग्री वाला वर्टेक्स लिखा। तो जब हम इस ट्राइंगल को लिखेंगे तो हम कौन सा लिखेंगे? ट्राइंगल सी ए डी, ठीक है। और अगर हम इसको बड़े वाले से लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? सी बी ए। ये ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ तुम लोग बेवजह कंफ्यूज मत होना। मैं बता रहा हूँ कि कभी सिमिलर ट्राइंगल लिखना हो तो हम कोशिश करते हैं कि वर्टेक्स टू वर्टेक्स जो एक जैसा है ना, उसी के तरह से हम इसको लिखें। ये बात समझ में आ रही सबको? तीनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. हाँ, क्योंकि फॉर ऑल द थ्री ट्राइंगल्स जो एंगल्स हैं वो सेम है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि इसके हिसाब से तुमको ना रेशियो पकड़ना है। जैसे रेशियो पकड़ना है का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि अगर हम ये देखें कि BC² का यूज हुआ है ना, BC² का यूज हुआ है, हाँ, तो 2 बार BC तो एक ही ट्राइंगल में आएगा ना, बड़े वाले ट्राइंगल में। तो हम क्या करते हैं, AD वाले को चेक करते हैं, क्योंकि AD वाला दोनों के छोटे में आ जा रहा है, ठीक है। तो हम अगर AD² को अगर हम बना के देखें कि एक AD² लें और डिवाइडेड बाय, मान लो इनमें से कोई भी एक साइड ले लेते हैं, जैसे ले लो CD ले लेते हैं। तो ये कौन से ट्राइंगल का 2 साइड है बताओ? Triangle CAD. CAD. CAD का। और कौन सा साइड ऊपर लिया हमने? AD किस एंगल के सामने वाला साइड है? 1. 1 के 1 के सामने वाला। और CD किसके सामने वाला है? 2 के। 2. तो हम इस छोटे वाले में भी वैसे ही ले लेते हैं। 1 के सामने वाला साइड कौन है? इस वाले में भी 1 के AB नहीं, BD है ना। BD. हाँ, BD है। 1 के सामने वाला BD, AD और 2 के सामने वाला कौन सा है? AD. और 2 के सामने वाला फिर से AD है। तो अब इसको हम AD इंटू AD कर देंगे तो AD² = CD। हाँ, ये वाला हमें मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा। तुम और किसी से, इसलिए अब जैसे AC हमें इसलिए नहीं लिया हमने, AC और AB की दोनों बड़े वाले ट्राइंगल के पार्ट हो गए, ठीक है। तो ये ऐसे भी नहीं होता, और ये तो सेम ही है ना, AB इंटू AC, तो ऐसा ही दोनों ऑप्शन ही सेम कर दिया, बट आंसर यही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा 13, ठीक है। ये आगे आज की समझ में तुम्हें? Yes, sir. आगे. 13 है। थोड़ा ये इसमें ना स्मार्टनेस था कि आंसर आइडेंटिफाई करना सीखो कि कैसे निकलता है। अब 13 बोलता है कि if in 2 triangles DEF and PQR, ZD और ZQ, ZD is equal to ZQ,
पर ये ZD नहीं होगा, मैंने ऑनलाइन क्वेश्चन चेक किया था, उसमें लिखा था ये एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल Q, ओ वही तो, ये ZD तो अजीब सा बात ही हो गया ना। क्योंकि ZD से कुछ सॉल्व भी नहीं होगा एंड एंगल हाँ वो ZD से टू सही बात एंगल है। E। और ये भी एंगल R इज इक्वल टू एंगल E, तो दो हाँ। एंगल सेम हो गया है ना, दो एंगल सेम हो गया तो तीसरा एंगल अपने आप सेम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एंगल अपने आप सेम हो जाएगा ना। किसी दो ट्रायंगल के, जैसे मान लो ऐसे दो ट्रायंगल है, अब ये हमारा है लेट्स से DEF, ठीक है, और ये हमारा है PQR। अगर D इक्वल है P के, समझे, D इक्वल है, सॉरी Q के बोल रहा है ना, D इक्वल है Q का, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे PQR ऐसे बना देते हैं, PQR, ठीक है। D इक्वल है Q के, और क्या बनाना है, किसके बराबर है, R इक्वल है E के। अच्छा नहीं, तो R यहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ P बनाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही ना तुम लोगों को, वो चेंज करना पड़ता है उसके हिसाब से जैसा भी वो है। तो ये वाला और ये वाला एंगल भी सेम है, तो व्हाट यू नो कि अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा ऑटोमेटिकली सेम होगा, होगा ना। हाँ सर, और क्यों होगा, क्योंकि पापा होता है। क्योंकि तीनों ट्रायंगल का मतलब तीनों एंगल का सम 180 ही बनाना है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा तीसरा साइड सेम हो गया, और फिर ये उस हिसाब से ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब इसमें देख लो कि कौन सा सिमिलर ट्रायंगल के एंगल्स को मैच करता हुआ रेशियो बना है। जैसे EF इज बाई PR, अब एंगल का नाम रख देते हैं हम, जैसे ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो EF जो है वो कौन से एंगल के सामने का है, 1 के सामने का है, डिवाइडेड बाई PR। तो हमने यहाँ भी 1 एंगल के सामने का ही ले लिया PR। हम अभी ना इसको चेंज कर लेंगे, उल्टा कर देंगे, और इसी तरह से DF लिया है एंगल 2 के सामने का, तो नीचे में क्या है PQ भी एंगल 2 के सामने का है। तो ठीक है ना, ये तो वही चल रहा है, सेम चल रहा है, ये भी एंगल 1 के सामने का है और ये भी एंगल 2 के सामने, मतलब एक ही एंगल के सामने का ही दोनों साइड है, तो ये सही होगा। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तुमको याद होगा हमने बोला था कि अगर कोई सिमिलर ट्रायंगल है, तो जैसे 3 के सामने का साइड DE है, तो अगर DE का ये 2 गुना है तो सब 2 गुना होंगे, सारे साइड्स भी इंटू 2 टाइम्स होंगे। तो यही उल्टा टर्म में लिखा है। जैसे अगर हम इसको ऐसे ही PR बटे में EF लिखते तो तुम नहीं ज्यादा सोचते कि अगर 2 गुना है, सॉरी अगर ये 2 टाइम्स है तो PQ डिवाइडेड बाई DF भी 2 टाइम्स होगा। तो ये समझ में आ रहा है ना ये रेशियो कैसे बना, किसी भी एंगल के सामने के दोनों साइड्स को मिला के इन्होंने रेशियो बनाया है मल्टीप्लायर चेक करने के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा है DE किसके सामने का एंगल है, 3 के सामने का। QR किसके सामने का है, 3 के सामने का। तो चलो ठीक है, ये एक ही एंगल के सामने का लिया है। EF किसके सामने का है, 1 के सामने का है। RP किसके सामने का है, 1 के सामने का है, तो यानी कि ये भी करेक्ट है। So, but answer is B here. That is why you're confused. हाँ, तो आंसर कभी कभी गलत हो सकता है, ऐसा क्यों परेशान हो रहे हो। अब हम रुको तो मुझे चेक कर लेने दो। C बोलता है DE, C बोलता है DE विच इज 3 के सामने वाला, और QR भी तुम्हारा 3 के सामने वाला है, और DF जो है हमारा 2 के सामने वाला है, और PQ भी 2 के सामने वाला है, तो ये भी सही चल रहा है। फिर हमारा नहीं ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला क्या है, EF बाई RP। EF कहाँ है, 1 के सामने का EF है, 1 के सामने का EF है। RP जो है RP भी 1 के सामने का है, ठीक है, RP ये वाला ठीक है। DE जो है हमारा 3 के सामने वाला है, और QR भी 3 के सामने वाला है।
अच्छा हाँ, ये सब तो फिर बी वाला एक बार और चेक कर लेते हैं, मुझे लग रहा है मैंने ही गलत कर दिया होगा कि वो भी सही था। क्या बोलते हो तुम लोग? सर ओवरऑल ट्रू है। हाँ, डीई जो है 3 के सामने वाला है, सही है वो। और क्यू आर भी 3 के सामने वाला है, हम्म, और ई 1 के जो है ई एफ 1 के सामने वाला है, और 1 के सामने वाला। और आरपी भी 1 के। हाँ, तो इसमें सब सही है इसमें, ठीक है, इसमें नो वन इज इनकरेक्ट। तो कुछ गलत होगा हमारा उसमें क्वेश्चन के टाइपों में, ठीक है। आपको अपने कंसेप्ट को चेंज नहीं करने की जरूरत है विद द क्वेश्चन, ठीक है। कंसेप्ट कंसेप्ट होता है, वो कभी नहीं गलत होता है। ये बात समझ में आ रही है ना? सर इसीलिए हम कंसेप्ट्स को बिल्कुल अलग से पढ़ते हैं और उसको मेमोराइज करने के लिए बोलते हैं तुम्हें कि ध्यान रखो। नेक्स्ट कौन सा है बताओ, इस पेज पे है और कोई? 15 सर। हाँ सर 15। 15 बोलता है इन अ फिगर AD डिवाइडेड बाय BD, AD डिवाइडेड बाय BD, AE डिवाइडेड बाय EC, मतलब ये सेम रेशियो में है। तुम्हें बताया था ना हमने, जो जो कंसेप्ट पढ़ाया था मिड पॉइंट थ्योरम वाला, और उसका हमने जनरलाइजेशन जो किया था कि अगर किसी ट्रायंगल में मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट मिलाते हैं, है ना, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट मिलाते हैं तो ये इसके पैरेलल बनता है अगर 1:1 के रेशियो में। फिर हमने ये भी बताया था कि अगर ये किसी भी रेशियो में तुम ले लो, जैसे ये 1:3 ले लिया तो ये भी 1:3 ले लिया, तो उस केस में भी ये पैरेलल बनेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? यस। यस सर। ठीक है, तो अब बोलता है कि AD डिवाइडेड बाई BD, ये और AE बाई EC ये दोनों सेम है, यानी कि ये वाला हमारा पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। और ADC, अच्छा ADC, अच्छा ये ऐसे कर दिया क्या, ये यही सर ये ADE होगा। हाँ, ये ओहो, ये टाइपो एरर इतना सारा क्यों है इसमें, जल्दी जल्दी कर दिया लग रहा है। ये क्वेश्चन भी आई मिस। Yes, sir. When I checked online, the question had another angle given. हाँ, एंगल BAC उन्होंने 50 दिया हुआ है। हाँ, And अगर was अगर asked to ये, find BCE. हाँ तो ठीक है, जैसे ये 70 है ना, ठीक है, मैं बोल दूंगा यार करेक्ट करने के लिए। अगर ये एंगल हमारा 70 है, ये 70 है, और अगर ये 50 दिया हुआ है, यही बोल रहे हो ना तुम लोग? No, नहीं no, सॉरी, ये भी BAC 70, was 50. हाँ ये भी 70 होगा, और ये 50 है, तो ये अगर ये वाला 70 है, ये 50 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60. और उस हिसाब से ये भी 60 हो जाएगा। तो जो भी पूछो बता दो उस हिसाब से, ठीक है। बस इसमें याद रखने वाली बात ये थी कि किसी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को हम किसी भी रेशियो में मिलाएं, जैसे 1:4। हाँ सर इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, BCA एंगल निकालना था। देखो ना, ये क्वेश्चन ही इंटायरली गलत हाँ, printed है। BCA ने एंगल निकालना है इसमें। हाँ, तो BCA निकालना है तो 60 ओके। होगा, ठीक है। तो इसमें कभी कभी तुम लोगों को कंफ्यूजिंग लगे ना, तो गूगल से चेक कर लिया करो, ठीक है। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट कौन सा है बताओ? So 16 and 17. 16 बोलता है हमसे इन द गिवन फिगर AD is 3, AD 3 है, AF सर AE 5। 16th में आई थिंक आपने ऑप्शंस गलत दिए हैं, ये पैरेलल होना चाहिए रादर देन परपेंडिकुलर। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ। AD 3 है, AE 5 है, BD 4 है, CE 4 है, CF 2 है, BF 2.5 है, ठीक है। देन अच्छा देखो, अब DE टू पैरेलल टू BC अगर हम मान लें, जैसे DE परपेंडिकुलर तो सही बात है, ऐसे भी नहीं होगा। DE अगर होगा भी तो पैरेलल होगा। तो पैरेलल कब होता है? जब ये रेशियो सेम होते, है ना। अभी अभी तुमको यही तो हम बता रहे हैं ना कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आप पैरेलल कोई भी लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, तो पैरेलल अगर ड्रॉ हो रहा है, तो अगर ये A और B है और ये C और D है, तो A बाई B का रेशियो C बाई D के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है।
और इसका उल्टा हम क्या बता रहे हैं, अगर सेम रेशियो पे हम लेके लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो पैरेलल होगा। ये याद रखना है तुम लोग को, ठीक है। ये मिड पॉइंट थ्योरम का जनरलाइजेशन है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है आपको? मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है कि दो ट्राइंगल के, मतलब ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो तीसरे के पैरेलल बनेगा, है ना। ऐसे तो ये बोलता है पैरेलल और आधा होता है, बट मिड पॉइंट थ्योरम का जनरलाइजेशन क्या है कि मिड पॉइंट छोड़ो, किसी भी रेशियो में काट दो, है ना। जैसे 1:3, 1:3 में भी काट दो तो ये वाला लाइन जो होगा वो नीचे वाले का पैरेलल होगा। तो चूंकि 3/4 इज नॉट इक्वल टू 5/4 तो ये पैरेलल हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। इसी तरह से डीएफ जो है वो पैरेलल टू एसी, हाँ ये सारा परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये पैरेलल वाले साइंस होंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल कभी परपेंडिकुलर के लिए हम सोच भी नहीं सकते ना। जरा सा वेट करोगे। हाँ, तो ये पैरेलल वाला ही सिंबल होना चाहिए, सही बात है। तो इस हिसाब से कोई भी रेशियो नहीं बैठ रहा है ना सही, जैसे नहीं ये वाला बन रहा है, देखो EF वाला जो है, EF वाली लाइन जो है वो AB के पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ रेशियो है 4/5 का और यहाँ रेशियो है 2/2.5 का, ये दोनों सेम रेशियो है, दिख रहा है तुम लोग को। सो दैट्स वाई EF इज पैरेलल टू AB। तो अगर ये यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये सही है। ये समझ में आया सबको? बताओ। सर Yes, sir. आपने EF पैरेलल टू AB निकालने के लिए AC और BC का बेसिकली रेशियो देखा, AC एंड मतलब BC, AE हाँ मतलब मैंने ऐसा टाइप का देखा ना कि जैसे ये वाला देखा ना कि जैसे अगर ये लाइन है तो अगर A है ये B है, C है ये D है, तो A/B इज इक्वल टू C/D है, तो ये पक्का पैरेलल होगा। तो जब अगर हम इसको ध्यान से देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपने, मैं पहले पूरा ये डाल देता हूँ। फॉर दिस लाइन आई एम सेइंग, कौन सा लाइन के लिए? EF के लिए, ठीक है। EF के लिए हमने देखा तो EF जो है इस साइड को, AC वाले साइड को 4/5 में डिवाइड करता है ना। जैसे इस साइड ये 4/5 है और इस वाले साइड को 2/2.5 में, तो ये 2/2.5 है। तो 4/5 इज इक्वल टू 2/2.5 तो होता है ना, ये तो सही है ना। हाँ ये तो सही है, तो इसलिए ये वाला लाइन जो होगा वो इसके पैरेलल होगा, ठीक है। ठीक है। ये आगे समझ में किसका डाउट था ये? Sir, Sahitya. साहित्य, ये थोड़ा सा ना तुम लोग कभी लगे ना ऐसा कंफ्यूजिंग तो थोड़ा गूगल चेक कर लो, है ना। तो क्वेश्चन का तुम्हें सही मिल जाएगा, ऑल्दो ज्यादा गलत तो नहीं होना चाहिए, बट पता नहीं ऐसा इस सीट में ज्यादा दिख रहा है। So I was a little confused with the similarity and this ratio concept in triangle, but now I'm okay, sir. हाँ, तो अभी नाउ यू आर क्लियर ना। Yes, sir. हाँ, मतलब वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड कि ये पैरेलल है तो अब ये सिमिलर भी होगा, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा। बट यहाँ पे ये है कि फॉर मेमोरीज रिकॉल आप ऑलवेज रिमेम्बर कि हम पढ़ते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है? दो तरीके से बोलता है, या तो ऐसे स्टेटमेंट होगा कि आप मिडिल पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो सामने वाले को भी मिडिल पॉइंट पे काटेगा, ये है। या आप ऐसे बोलो, उसको बोलने का तरीका अलग अलग है कि दो मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे तो तीसरे वाले के पैरेलल होगा, है ना। तो इसी का एक्सटेंशन ये है कि अगर हम किसी भी रेशियो में ले लें एक साइड के किसी पॉइंट को, जैसे मान लो हमने ले लिया 2:3 के रेशियो में ले लिया,
तो अगर हम इसको यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करें बीच वाले का, तो ये सामने वाले साइड को भी 2:3 में ही काटेगा, ठीक है। और अगर तुम दूसरा बोलने का तरीका क्या है कि 2:3 का 2 पॉइंट ले लिया हमने और उसको मिला दिया, तो वो नीचे वाले के पैरेलल होगा। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज और तुम्हें याद दिलाना है। इफ आई से कि चलो ये कंडीशन है कि 2:3 में काटा है ना, 2:3 में काटा है, तो ये पैरेलल हो गया, तो ये एंगल बराबर हो गई, ये एंगल बराबर हो गया। और तीसरा एंगल जो है वो अंदर दोनों के ही है, सेम है। तो अगर हम ऐसे लिखे ट्रायंगल ABC और ये लिख दिया DE, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC इज पैरेलल टू, या पहले छोटा वाला लिखते हैं, सुनो, तो हम लिखते हैं कि ट्रायंगल ADE पैरेलल कह रहे हैं सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो सिमिलरिटी का रेशियो जरूर होता है, तुम्हें पता ही है। दो ट्रायंगल सिमिलर होने का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई रेशियो में जरूर इनके साइड्स होंगे। जैसे ये A है और ये A है, तो ये 2:3 में ऐसे हो सकता है, या 1:2, कोई भी एक साइड का रेशियो जरूर होगा। तो इस दोनों ट्रायंगल में, इस दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर है, इसमें सिमिलरिटी का रेशियो क्या है, बोलो। 2:5. 2:5 है ना, 2:3 मत बोल देना। क्यों? क्योंकि ये तो साइड्स, ये दोनों साइड्स का रेशियो है ना। लेकिन अगर हम छोटा वाला, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे, तो 2:5 लिखेंगे ना। जैसे हम ऐसे 2:3 लिख रहे हैं, लेकिन अगर ये वाला और बड़े वाले का रेशियो लिखेंगे तो 2:5 ही तो लिखेंगे। तो ये 2:5 हमारा ट्राइंगल के सिमिलरिटी का रेशियो है, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बोलो तो कौन सा क्वेश्चन है? सर 19th बोलता है कि इन अ ट्राइंगल ABCDEF A इक्वल है, इनका B इक्वल है EK, F इक्वल है CK। चलो ठीक है, तो यानी कि दो एंगल अगर इक्वल है तो क्या हो गया, तुम्हारा ट्राइंगल सिमिलर हो गया, ठीक है। और ये भी बोल दिया कि AB जो है 3 टाइम्स DE है। तो हम मान लो अगर ऐसा कोई बना रहे हैं, है ना, ABC, और दूसरा ट्राइंगल बना रहे हैं, छोटा सा बना दे रहे हैं DE का। ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तुम लोग को पता चल जाएगा। तो तुम देखो इसमें क्या है, B और E बराबर है ना, तो यहाँ पे E लिखेंगे, और F और C बराबर है तो यहाँ F लिखेंगे, तो यहाँ पे D लिखेंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर ये X है तो ये 3X हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 3 गुना है। तो ट्राइंगल का रेशियो क्या है, 3:1 है। ये बात समझ में आ गई तुम लोग को? यस सर। एंगल जो है हमारा, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये 1, ये 2, ये 3, और ट्राइंगल का रेशियो हो गया 3:1। अब पूछा क्या है कि द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सब बराबर होना चाहिए। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट ये है, नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर ये तो नहीं है, एज ये भी नहीं होगा। तो ये आंसर बी होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। अगर तो साइड्स भी बराबर होते तो हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो आप एक बार ना ऊपर फर्स्ट पेज पे जाना, वहाँ पे है वो 17th और 16th क्वेश्चन, ऊपर है वो। इसके फर्स्ट ऊपर सेकंड है कि फर्स्ट सेकंड? फर्स्ट पेज, फर्स्ट सेकंड पेज पे है शायद। हाँ ऋतिक बताओ। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, इसके लास्ट वाला जो ऑप्शन था, एज वेल एज सिमिलर एज वेल एज हाँ, ये वाला कॉन्ग्रुएंट वाला, इसका कोई तो एग्जांपल है क्या? अरे एग्जाम्पल क्या, जब दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम हो अच्छा, तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो गया। कॉन्ग्रुएंट मतलब अगर सारे एंगल्स भी बराबर एंगल है का और साइड भी, वैल्यू हाँ साइड भी बराबर है। हम्म, तो इसमें तुम 16th और 17th पूछ रहे हो ना? यस सर। 16th बोलता है हमारा, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 4 टाइम्स देन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हाँ, तो जैसे मान लो कि एक एंगल है, मान लो x, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 - x।
90 माइनस एक्स, वेरी गुड। और इसी का सप्लीमेंट क्या होगा? 180 डिग्री माइनस एक्स। 180 माइनस एक्स। और ये बोलता है जो सप्लीमेंट वाला जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है, यही तो बोला है ना? Yes, बस इसको सॉल्व कर लो, तुम्हें एक्स मिल जाएगा। ओके। और 17th? 17th बोलता है 17th बोलता है, ऑल्दो इसको थोड़ा दिमाग लगाते तो और ऐसे भी सोचने को मिल जाता। 17th बोलता है फाइंड द एंगल, या तुम ऐसे कर सकती थी ना इस वाले क्वेश्चन को, ऑप्शन से भी चेक कर सकती थी। जैसे 60 ले लेते तो 60 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 30 होगा, और 60 का सप्लीमेंट कितना होगा? 120 होगा। तो ये 4 गुना तो है ही, तो यही आंसर हो गया। बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये ऑप्शन से, जैसे अगर तुम्हें ये नहीं करना है और इक्वेशन नहीं करना है तो तुम ऑप्शन से चेक कर सकते हो। फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन द ट्वाइस इज। अच्छा, ये दो स्टेटमेंट मिक्स कर दिया है। फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। सर शायद वो एक सप्लीमेंट होना चाहिए। एक सप्लीमेंट हाँ, होना ये चाहिए। ये वही ना, इसमें टाइपो एरर है। चलो इसको हम बाद में देख लेंगे। टाइपो एरर वाले क्वेश्चन को भूल जाओ। Okay, sir. हाँ, बस क्वेश्चन नंबर मुझे बता देना किस किस क्वेश्चन में टाइपो एरर है। किसको एक तुम में से सारे क्वेश्चन नंबर लिख के मुझे वो कर देना। सर वो WhatsApp प्रीवियस पर। पेज पे एक डाउट है। किस पे? प्रीवियस वाले पेज पे एक क्वेश्चन नंबर था। एक मिनट, प्रीवियस वाला पेज कौन सा? यही वाला सर, एक हाँ। फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला बोलता है आउट ऑफ द फॉलोइंग वन एंगल इज एक्यूट। आउट ऑफ द फॉलोइंग the one angle which is acute is 22/86 of a complete rotation। अच्छा, मान लो कि ऐसे बोलता है कंप्लीट रोटेशन क्या होता है? 360 होता है ना। तो 360 का 22/86 है, ठीक है। एक बोलता है 4/9 ऑफ ए राइट एंगल। तो 4/9 ऑफ ए राइट एंगल मतलब 4/9 इंटू 90। ये बोलता है 45/47 ऑफ ए राइट एंगल। तो 45/47 इंटू 90। और ये बोलता है 10/20 ऑफ ए कंप्लीट रोटेशन। तो 10/20 ऑफ कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। तो जैसे ये तो तुम्हें दिख ही रहा है कि 40 डिग्री है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? हाँ। ये भी ये 90 को 47 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कम आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 1.8 के आसपास। क्यों 2 नहीं आएगा? क्योंकि नीचे 45 होता तब 2 आता। तो आप 45 इंटू 1.8 करेंगे, ये भी 90 से छोटा होगा। तो मतलब दो आंसर होंगे ना इस? नहीं, इसमें ना उल्टा पूछ रहा होगा, क्योंकि हमको तो लग रहा है एक और होगा। हाँ, फर्स्ट वाला। हाँ, फर्स्ट वाला भी देखो, ये ऑलमोस्ट 90 है, 94 से थोड़ा ज्यादा होगा। नहीं, ये हो सकता है। इसका तुमने किया, इसका कैलकुलेट करो तो 92.09। 92 आ रहा है ना, तो ये एक्यूट नहीं रह गया। और इसका करो जरा सा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो 180 है। हाँ, तो दो एक्यूट एंगल है, दो वो है, ठीक है। सो ये बस मतलब डाउट क्या, ये हमारे तरफ से ही गलती है, कहीं ना कहीं टाइपो एरर होगा, बट तुम्हें आ गया, समझ में आ गया, ये पता है मुझे। सर, चलो, 6th वाला भी बता दो एक बार। 6th वाला नहीं ऋतिक, वो नेक्स्ट क्लास में। 6th वाला कौन सा? इसी में ये बोलता है जब 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 13:5 द एंगल्स आर। तो ये तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ? जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो अगर जैसे मान लो एक एंगल है हमारा x, ठीक है, और एक एंगल है y, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 - x होगा, है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 - y होगा, और इसका रेशियो है 13/5, है ना। तो इससे नहीं आ रहा है क्या? तो मैंने ऐसे नहीं किया था, और मेरा 20 था इसका आंसर, 25 क्या नहीं आ आएगा? रहा। 13/18 इंटू ये कर दो, 13/18 कर दें। 13/18 नहीं होगा। दो ना सर ये ऐसे ही कर सकते हैं। 13x plus 5x is equals to 90. is equal to 90। So 18x is 9x is 5. अरे धीरे धीरे तो मल्टीप्लायर निकाल लो ना, 13 और 13 अच्छा 5x is equals to 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है दोनों। हाँ, बांट देने से हो जाता है। हाँ,
उसके बाद बांट दो इसको मल्टीप्लाई निकाल के। और मल्टीप्लाई अरे मुझे पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे हो, एक एक Sir, आदमी बोलो। 13x plus 5x is 90 because this is a ये complementary, कैसे right? पता चलेगा? कॉम्प्लीमेंट्री है ना? Complementary. 13x plus 5x ये बोल रहा है क्या कॉम्प्लीमेंट्री है? हाँ सर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 13:5। हाँ तो 13x plus 5x कैसे 90 हो जाएगा? Because sum of two complementary angles is 90. ओके Yes, sir. सॉरी ठीक है मैं गलत समझ रहा था। मैंने बोला कि दो एंगल है अलग अलग और दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री का रेशियो जो है वो 13:5 है। नहीं इस सर, हिसाब से तो ये तो बोल ही नहीं रहा है, सॉरी ये बोल ही नहीं रहा है। ये ऐसे बोल रहा है कि देयर आर टू एंगल्स व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ए एंड बी दो एंगल है जो कॉम्प्लीमेंट्री है और इनका रेशियो 3:5 है। ठीक है, तो अब ये बेसिकली यही हो गया कि 13x और 5x कर दें तो कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब ही है कि इनका सम 90 होगा। 18x इक्वल टू 90 होगा और x इक्वल टू 5 होगा। तो एक एंगल मेरा 65 है और एक एंगल हमारा 25 है। ये बोला है। ठीक है, अभी समझ में आ गई ना तुम्हें? किसका था ये डाउट? यस सर, क्लियर सर। डाउट नहीं था, मतलब मैं वो कर रही थी, वेरीफाई कर रही थी ये सही किया मैंने। चलो अब हम इस पेज पे आ गए हैं। 3 वाला हो गया, ये हो ही गया था। इसका हो गया ना सबका? सर 27 बोलता है कि m और n पैरेलल है, a:b का रेशियो 2:3 है। तो ये तो ऐसे निकल जाएगा ना तुम्हारा, a:b का रेशियो 2:3 है। तो बेसिकली 2x plus 3x is equal to 180। 5x is equal to 180, तो x is equal to 180 by 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 36। तो ये हमारा 72 हो गया और ये हो गया 108। तो ये भी 72 हो जाएगा, ये भी 108 हो जाएगा और ये अगर 108 है तो ये भी 108 हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब इस पेज पे आओ। इस पे भी तो हो ही गया ना? इस पे भी हो ही गया है। सर 24 बोलता है ए बी सी। अच्छा तुम लोग अच्छा खासा डाउट पूछो मेरे से, मतलब आई एम वेरी हैप्पी विथ ऑल ऑफ यू। बस वो जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं उनको पकड़ के लाओ तुम लोग। सर 27th इस पेज पे था, वो वाला पूछना था। किस पेज पे? इस पेज पे जो 27th है वो डाउट था। ठीक है, तो 23 पहले कर लेते हैं ना। 23 नहीं, कौन सा 24 पूछा ना तुमने? यस सर। हाँ, तो 24 पूछता है ABC BD are two equilateral triangle such that D is the midpoint of BC. The ratio of the areas of triangle ABC और BDE। अच्छा, ये मुझे लग रहा है ना ये भी कंप्लीट नहीं होगा तुम्हारा। ऐसे ये बनना चाहिए था, ऐसे ABC और ये तुम्हें ना ऐसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना चाहिए था ना, कि DEF। ठीक है, सर BDE ओके। तो BDE जो होगा ऐसे बन सकता है। रुको, हाँ कोई बात नहीं है, ये कहीं भी बन सकता है। सॉरी, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। BDE जैसे ये मिड पॉइंट है ना, तो हम कहीं पे भी बना सकते हैं, मतलब ऐसा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। तो मतलब बड़े वाले का साइड अगर 2A है तो छोटे वाले का साइड कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया ना? यस सर। दोनों ही इक्विलेटरल है ना। अच्छा, इक्विलेटरल है तो सिमिलर भी होगा। तो साइड का रेशियो है 1:2, तो एरिया का रेशियो कितना होगा? याद आ रहा है ना तुम लोग को? तो इसको 1:4। मतलब अंदर भी तो हो सकता है ना ट्रायंगल? कहीं पे भी हो, फर्क क्या पड़ता है? हमें तो इस ट्रायंगल का और बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो पूछा है एरिया का। तो वो आंसर तो 4:1 होगा ना? अरे पहले बड़े वाला लिया है कि छोटे वाला लिया है? अच्छा पहले बड़ा वाला लिया है। हाँ तो 4:1 होगा आंसर। हाँ तो ये वाला है, तो डी ऑप्शन है। तो क्या दिक्कत है तुम्हें? सर जो 26 क्वेश्चन है ना,
इसको कैसे करना है? वो वैसे जो आपने बताया था कि दो साइड्स का सम और माइनस करके वो जो थर्ड साइड वाला कॉन्सेप्ट, हाँ वैसे करना है या कैसे करना है? वैसे 25 ही वाला करना है। पाइथागोरस लगा के भी कर सकते हैं ना। नहीं राइट एंगल पूछ रहा है तब पाइथागोरस लगाओगे ना, ये तो पूछ राइट क्या एंगल पूछ। ही है 26। अच्छा राइट तब तो एंगल हाँ तो पाइथागोरस ही कर लो। हाँ ये वाला तुमको एक बस ध्यान दिला दे 24 वाले के कि जब भी हमें कोई सिमिलर ट्राइंगल होता है, जैसे मान लो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है और साइड्स का रेशियो जो है 1:3 है, तो हाइट का भी रेशियो जो होगा ना वो भी 1:3 होगा। तो अगर हम ये बेस लिए हैं तो ये 3b होगा। तो अगर इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है तो इसका एरिया हाफ इंटू 3b इंटू 3h हो जाएगा। तो अगर ये 1 है तो ये 9, मतलब अगर इस पूरे को एरिया मान लें 1a तो ये 9a हो जाएगा। तो अगर साइड का रेशियो 1:3 है तो एरिया का रेशियो 1:9 होगा, ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। और नेक्स्ट तुमसे बोला है कि विच ऑफ द इज राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप इसको देखो, वो जो हम चेक करते थे ना, जो तुम बोल रहे हो कि 4+3, जैसे अगर हम ऐसे चेक करते थे जो कि 3+4 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 6, है ना, या फिर हम लार्जेस्ट डिफरेंस देख लेते हैं 6 - 3 शुड बी लेस देन 4, ठीक है। तो ये चेक करते हैं बस ये पता करने के लिए ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, है ना। तो अब यहाँ तो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो सीधा पूछा है राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल का है, मतलब अगर a² + b² = c² है तो वो एग्जिस्ट भी करेगा और राइट एंगल भी होगा। तो इसलिए ये चेक करने की यहाँ जरूरत नहीं है, आप जस्ट पाइथागोरस चेक कर लो, ठीक है। और पाइथागोरस के लिए भी तुम्हें बताया ही है कि बहुत सिंपल होता है, 3 4 5। अच्छा नहीं बताया तुम लोग को, कोई नहीं, तुम लोग चेक करके करो, ठीक है। तुम लोग के लिए मजदूरी सही है, अभी स्मार्ट तुम्हें बाद में बनाया जाएगा। आई होप अगर तुम लोग ये सीट कर रहे हो ना तो तुम लोग बड़े आराम से थोड़ा अच्छे लेवल का भी कर लोगे ज्योमेट्री। अब नेक्स्ट कौन सा है, इसमें कौन सा था, कोई था क्या? तो 28 है शायद इसमें एक और। सर हाँ ये 27B। 27b। 27। if in two triangles DEF और PQR एंगल, ये भी Z जो है ना ये एंगल है, ठीक है। ये जरा सा क्वेश्चन नंबर लिख लो यार, जहाँ जहाँ पे टाइपो एरर है। ये फिर से वही वाली बात So हो गई it's ना the same question. हाँ अच्छा ये ये तो सेम सेम है question ठीक है ठीक है। तो 28 है, ये सिमिलर दे दिया है पहले। ABC का एरिया 81 है और PQR का एरिया, अच्छा अब तुम्हें बताया, अभी उसी पे है ना। हाँ जरा सा होल्ड करो। हाँ तो ये देखो दो ट्राइंगल है, इसके एरिया का रेशियो 81:121 है। तो हम बोलते हैं ना कि जैसे जो साइड का रेशियो उसका स्क्वायर हो जाता है, जैसे 1:2 है तो 1:4 हो जाएगा, 2:3 है तो 4:9 हो जाएगा। तो अगर एरिया का रेशियो 81:21 है तो साइड का रेशियो 9:11 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? यस सर। तो अब अगर इसमें एल्टीट्यूड 9 है तो इसका एल्टीट्यूड 11 होगा, दैट फॉर श्योर, है ना। ये लोगों ने थोड़ा सा बनाया नहीं है, जैसे क्वेश्चन में ये पीएम भी, अगर ये वाला इसका एल्टीट्यूड एडी है तो इसका एल्टीट्यूड पीएम होना चाहिए, तो ऐसे पूछा होगा। तो पूरा क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन नहीं है, बट बात वही हो गई कि ये अगर एडी है तो दूसरे वाले का पीएम पूछा है, तो अगर ये 9 है तो ये 11 होगा, ठीक है। साइड यस सर।
अभी मैंने बोल दिया वो इसका एरर वो हो जाएगा। हाँ बोलो जागृति बोलो। एक बार ये बताना, ये एरिया का रेशियो और साइड का रेशियो कैसे वो हो रहा है, वो पूरा भूल रहे हैं। देखो मैंने ऐसे बताया कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके साइड का रेशियो मान लो 2:5 है, ठीक है। ठीक है। तो अगर इसका बेस 5b है तो इसका बेस कितना होगा बोलो, होगा ना। जैसे 2 में 5 मल्टीप्लाई, मतलब 2 से 5 हो रहा है साइड, ठीक है, तो मल्टीप्लायर क्या है साइड अच्छा, का, ठीक है, 5/2 का है ना। 5/2। हाँ, तो इसी तरह से अगर इसका h है तो इसका हाइट भी उसी रेशियो में होगा, तो भी 5/2h होगा। हाँ। तो अगर इसका एरिया हाफ इंटू b इंटू h है तो इसका एरिया हाफ इंटू 5/2b इंटू 5/2h होगा। तो अगर इसका एरिया a है तो इसका एरिया 25/4 a होगा, क्योंकि ये हाफ a bh तो यहाँ भी है ना, तो जो एक्स्ट्रा है वही तो बाहर लिखेंगे ना 25। तो ये बेसिकली तुमने क्या देखा कि अगर हम इसको इधर लेके जाएं तो 4:25 के रेशियो में होगा, अगर 2:5 है तो। बात समझ में आ गई? हाँ। नेक्स्ट बोलो। इसमें है कोई बताओ? सर 18th नीचे जाएं। सर 18 से पहले 13th बता दो। 13th ये वाला ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। AO कहाँ है? NCQ, अरे इसमें P लिखा है और यहाँ O लिखा है, तो AP and CQ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स A and C ऑन द डायगोनल BD। याद रखो ये ऑलरेडी पैरेलल है और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है। Which of the following is true based on the given information? AP is equal to CQ, है ना। तो अब अच्छा तुम एक बात बताओ, जैसे अगर हम ये वाला अगर हम क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम है, तो अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल भी 1 होगा ना। यस सर। अच्छा, ये एंगल 2 है तो ये एंगल भी 2 होगा। यस सर। अच्छा, ये अगर 90 है तो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x होगा ना। कैसे होगा, मुझे ये x वाला समझ नहीं आया। ये 2 + 9 2 और 90 ये कॉमन एंगल है ना इस दोनों ट्राइंगल में। हाँ अच्छा ठीक है, फिर हाँ वो भी x हो गया। और ये वाला साइड बराबर है। पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल भी तो हो जाता है। हाँ जी। ऐसे अगर पैरेललोग्राम है तो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो ये वाला जो है ये इक्वल है इसके, हो गया। तो अब इस दोनों ट्राइंगल में हमने क्या देखा कि एंगल्स भी सारे सेम है और एक साइड भी सेम है, यानी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब सारे साइड सेम होंगे, है ना। हाँ जी। तो इसका मतलब AP जो है CQ के बराबर होगा। इसका आंसर D नहीं हो सकता। हम देख रहे हैं ना अभी, तो एक तो किया ना पहले, उसी हिसाब से हम और देखेंगे। अब बिना चेक किए हम कैसे आंसर दे देंगे? जहां पे भी ऑल ऑफ दीज है और आपका एक सही आया तो आपका फर्ज बनता है आप दूसरे को भी चेक करो। तो अब QD और PB है, तो QD यहाँ से लेके यहाँ तक का और PB यहाँ से लेके यहाँ तक का, है ना। अब जैसे मेरा पॉइंट ये है कि ये साइड भी तो सेम होगा ना, QB और PD भी तो सेम होगा, और ये कॉमन साइड है PQ। तो PB के लिए जैसे मान लो अगर हम बोले ये x है और ये y है और ये भी y है, तो QD का मतलब हो गया x + y और PB का भी मतलब हो गया x + y, क्योंकि ये कॉमन पार्ट है दोनों में और ये दोनों तरफ का बराबर है, तो ये दोनों ही बराबर होगा, तो ये दोनों ही सही होगा। तो आप ऑल ऑफ दीज अभी भी दे सकते हो और बाकी को भी चेक कर सकते हो। DP = QB,
तो डीपी कहाँ है हमारा? डीपी इज इक्वल टू क्यूबी, तो ये तो हमने प्रूव कर ही दिया है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों बराबर होगा ही। और ट्राइंगल पीएडी और क्यूसीबी ये तो कॉन्ग्रुएंसी का ही सिंबल है, तो यही तो हमने सबसे पहले प्रूव किया, यानी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है। इसके बाद कौन सा बोला? 18 ना? इसके बाद 18 बोला था ना किसी ने? हाँ 18 तो मेरा भी डाउट है। हाँ 18 बोलता है कि DE are the midpoint of sides AB and AC respectively of triangle ABC. DE is produced to F. To prove that CF is equal and parallel to DA, we need additional information which is. तो हम कोई भी एक ट्राइंगल बना लेते हैं और ABC इसका नाम रख देते हैं। AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है, इन दोनों का मिड पॉइंट E है, और DE को हम प्रोड्यूस करते हैं, DE को प्रोड्यूस करते हैं टू F। किस साइड F? किसी भी साइड F है मान लो, सो दैट CF इज इक्वल एंड पैरेलल टू DA। तो हम मतलब ऐसा कोई ऐसा पॉइंट F ले लेते हैं कि ये जो CF है ये आपका पैरेलल हो जाए DA का, तो उसके लिए F कहाँ लेना पड़ेगा यही पूछ रहा है कि मतलब ऐसे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये तो पता ही है कि ये वाला तो इसके पैरेलल है ही, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये वाला इसके पैरेलल तो होगा ही। क्यों होगा बताओ? मिड पॉइंट थ्योरम से। हाँ मिड पॉइंट थ्योरम से DE जो है BC के पैरेलल होगा। तो अब हम हमें चारों कंडीशन देख लेते हैं ना। DAE इज इक्वल टू EFC। अगर ये 1 एंगल है तो इसको बोल रहा है ये भी 1 ले लो। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए बताना जरा? पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमको चाहिए ये दोनों लाइन पैरेलल तब होगा जब ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा, है कि नहीं? ये दोनों लाइन पैरेलल कब प्रूफ होगा? सर उस साइड का दिख नहीं रहा स्क्रीन। किस साइड का नहीं दिख रहा है? मेरा स्क्रीन में दिख रहा है में F पॉइंट नहीं दिख रहा है क्लियरली। ये F पॉइंट है, अभी दिख रहा है? बोलो। नो सर। अरे स्क्रीन में दिक्कत है क्या? अभी देखो, अभी देखा? यस सर। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको प्रूफ करना है, जैसे मान लो आपको प्रूफ करना है कि CF पैरेलल है, CF जो है वो पैरेलल है AD के, तो हम इन दोनों को पैरेलल बोलेंगे तो ये हमारा ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा। तो इस ट्रांसवर्स लाइन में अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो भी पैरेलल हो सकता है, या फिर ये एंगल इसके बराबर है तो भी पैरेलल हो सकता है। तो ये 1 1 ये बराबर कर दें या 2 2 बराबर कर दें तो हम पैरेलल बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर पैरेलल लाइन है तो ऐसा बराबर हो तब भी पैरेलल हो सकता है, और ऐसा बराबर हो तब भी पैरेलल हो सकता है। तो अब हमें उस तरह से प्रूफ करना है। तो ये बताना कौन सा बराबर कर सकते हैं? फर्स्ट वाले को बोलता है DAE, ये वाला जो है एंगल ये इक्वल है EFC के। तो ऐसे तो गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि ये हमारा ये वाला एंगल तो सेम ही है, तो जो तीसरा वाला एंगल होगा वो भी सेम हो जाएगा। तो ये दोनों सिमिलर तो हो गया, लेकिन ये इसके बराबर नहीं हुआ और ये इसके बराबर नहीं हुआ, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो इससे नहीं होगा। फिर अगर हमसे बोलता है दूसरा, क्या बोलता है, AE इज इक्वल टू EF, इससे भी हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, कोई भी एंगल हम इक्वल नहीं कर सकते। DE इज इक्वल टू EF,
DE इज इक्वल टू EF। अब ये साइड बराबर है, ठीक है। अब हमें देखो, हाँ, ये साइड बराबर है, ये एंगल बराबर है, बट स्टिल वी आर नॉट श्योर। अच्छा हाँ, ये भी तो मिड पॉइंट दिया हुआ है ना तुम्हें, और ये साइड भी बराबर है, तो SAS लग गया तुम्हारा। SA मतलब ये एंगल, बीच वाला एंगल और ये वाला साइड, ये दोनों बराबर हो गया। तो उसके हिसाब से ये एंगल इसके बराबर, सॉरी इसके बराबर हो जाएगा, और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो ये वाला जो है इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये बात समझ में आई तुम लोगों को? नहीं आया होगा, ये टफ थोड़ा हो गया। सर ये नहीं आया सर, SAS कैसे आया वो वाला बता दो। हाँ चलो SAS ही बता देते हैं। SAS का मतलब होता है किसी भी दो ट्रायंगल में दो साइड और बीच का एंगल अगर बराबर है तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो अब ध्यान देना इसमें क्या क्या हुआ। हमारे पास बना है दो ट्रायंगल, एक ये वाला, सब डिलीट कर, अच्छा ये दोनों ट्रायंगल में, ये वाले और इस वाले में ये एंगल तो सेम है ना? क्यों सेम है? अपोजिट, इंटरसेक्शन का अपोजिट एंगल सेम होता है, ठीक है? बोलो, हाँ बोलो। यस सर, ये तो ठीक है। हाँ, और ये तो मिड पॉइंट ही है, जैसे E जो है मिड पॉइंट है AC का, तो ये वाला साइड भी सेम हो जाएगा। हाँ, AE इज इक्वल्स टू EC। हाँ, और इसने कंडीशन में दे दिया DE इज इक्वल टू EF, तो DE इज इक्वल टू EF, ये दोनों साइड को भी सेम कर दिया। तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड सेम हो गया, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट ही हो गए। अच्छा, तो Sir, हाँ, if DE is equals to EF, then the angles opposite to the sides are also equal, right? Like DAE and DCF. ये किसने बोला तुम्हें ऐसा होता है? You were saying that earlier, like if the sides are equal, then the angle opposite to that side is also हाँ, equal. मतलब वो तो तब है ना कि एक ही ट्रायंगल की बात होती है। अभी इसको तुम वो देखना पड़ेगा कि व्हाट इज हैपनिंग हियर इन टर्म ऑफ कौन कौन सा एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट, मतलब किस तरह से कॉन्ग्रुएंट है। तो ये इसके बराबर है तो ऑफ कोर्स हाँ, ये भी ठीक है, तुम्हारी बात कोई गलत नहीं है कि ये एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेम ही है ना, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो जो साइड सेम है उसके सामने के साइड एंगल भी सेम होंगे। तो ये एंगल जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये और ये बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि ये ट्रांसवर्स लाइन पे अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों लाइन जो होगा उसके हिसाब से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा लोगों को? आ गया सर। जैसे मान लो ऐसे अगर तुमको प्रूव होता है ना, तो पहले तुमको बनाना पड़ेगा A', तो अगर हमको कॉन्ग्रुएंसी लिखना है इन दोनों ट्रायंगल का, तो एंगल कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ AED लिख रहा हूँ, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या लिखेंगे? ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे? इधर वाले का A की बजाय क्या लिखेंगे? C लिखेंगे ना, क्योंकि बताओ, A की बजाय लिखेंगे हम C, E की बजाय क्या लिखेंगे? E, और D की बजाय लिखेंगे हम F, क्योंकि हम वही सब वर्टेक्स लेते हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग सेम है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C है ना, एंड दैट्स व्हाई ये ट्रांसवर्स लाइन के अपोजिट साइड का एंगल सेम है, तो ये तुम्हारा पैरेलल हो जाएगा। इज इट ओके? यस बोलो। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट बताओ। सर, इसमें 12th वाला इसी पेज पे। अच्छा, जो वो मेंसुरेशन वाला भी कर लिया है क्या तुम लोगों ने? यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। तो 12th वाला तो ऊपर आ गया, ये वाला पूछ रहे हो ना? ये वाला
यस सर। 12th क्या बोलता है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD और AD जो है BC के बराबर है। मतलब ऐसा ट्रेपेजियम है और ये भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा, बताओ ये एंगल इसके बराबर होगा, सोच के बताओ जल्दी। कम से कम सिमेट्री से भी बराबर बोल सकते हो तुम लोग, पता है क्यों? क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है बराबर ना लेने का, क्योंकि अगर आप इस दोनों को सेम कर रहे हो तो उतना ही इधर टिल्ट होगा जितना ये टिल्ट होगा, तो उस केस में दोनों एंगल बराबर होना ही चाहिए हर हाल में। फिर बात समझ में आ रहा है? तो ज्योमेट्री में कई बार आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिमेट्री का मतलब देयर इज नो ऑप्शन कि ये एंगल इससे छोटा हो या ये एंगल इससे बड़ा हो। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? यस सर। हाँ, तो कभी कभी तो जिद करके भी बोल सकते हो आंसर कि ऐसा अत्याचार क्यों करेंगे भगवान एक एंगल को लेकर, किसी को छोटा क्यों करेंगे? व्हेन एवरीथिंग इज सेम, पैरेलल भी है, दोनों साइड भी सेम है, तो अलग अलग एंगल क्यों बनेगा? ठीक है, नेक्स्ट बताओ। किस पेज पे? सर 23 ऊपर वाले पेज पे, पॉलीगन वाले पे। एक मिनट, ये वाला ना, द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 5 times द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स टू द पॉलीगन। ठीक है, चलो ये वाला हमने छोड़ रखा था, बताया नहीं था तुम्हें क्लास में, तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन होता है जिसके सारे साइड सेम हो, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। एक मिनट, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेगुलर पेंटागन होगा जिसमें फिर से सारे साइड सेम होंगे, हेक्सागन होगा जिसमें 6 के 6 साइड सेम होंगे। इन सब की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारे इंटरनल एंगल भी सेम होते हैं, जैसे इस केस में 90 90 90 होता है ना। तो तुम्हें पॉलीगन के टोटल इंटरनल एंगल तो निकालने के लिए हम बताया ही था, मैंने बताया था ना टोटल इंटरनल एंगल के लिए कि अगर एन साइड, हाँ एन साइड है तो उसमें से 2 घटा देते हैं, इतने ट्रायंगल बनते हैं और इतना 180, यही होता है ना। और अगर रेगुलर है तो डिवाइड कर दो n से, तो ईच एंगल की वैल्यू निकल आएगी। मतलब जैसे मान लो कि हमें निकालना है कि 6 वाले साइड में ये एंगल कितना बना था, तो हम पहले इसमें रख के ना हम सबका सम निकाल लेते हैं, तो 4 × 180 आ गया, और डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे तो इंडिविजुअल एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर हम इसको, तो ये पता चल गया कि हमारा 120 का है, ठीक है। तो तुमको क्या क्या याद आ गया अभी कि टोटल एंगल का सम जो होता है किसी भी पॉलीगॉन में वो होता है n-2 × 180, ये ठीक है, ये क्लास में मैंने बताया ना एक्सप्लेन करके, बोलो हाँ। यस सर। यस सर। ये तो कौन बीच में बोल रहा है जिसका आवाज गड़बड़ है? तुम कनेक्शन सही करो नेट का। एक मिनट, अब अगर तुम ध्यान दो तो अगर इंटरनल एंगल्स आर सेम, इंटरनल एंगल सेम है, तो एक्सटर्नल एंगल जो होगा, जैसे मान लो कि अगर ये हमारा 60 था तो इंटरनल एंगल 120 होगा। तो ये बोलता है कि एक रेगुलर पॉलीगन में जो इंटीरियर एंगल है वो 5 times एक्सटर्नल एंगल है। तो जैसे मान लो ये इसका इंटीरियर एंगल है तो एक्सटर्नल एंगल 60 होगा। तो ऐसे ही अगर इंटीरियर x है तो एक्सटर्नल जो है वो x/5 है। बात मेरी समझ आएगी? क्योंकि बोला इंटरनल वाला जो है, इंटीरियर वाला है 5 times है। तो जैसे मान लो कोई एक रेगुलर पॉलीगन है ना, एक मिनट,
ऐसा ऐसा कोई मतलब कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है ऐसे करके बना हुआ, तो जो एक्सटर्नल अगर x है तो इंटरनल 5x है, ठीक है। तो लेकिन होगा तो एक ही लाइन पे होगा ना, तो हम ये पता है कि 5x प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 180/6 विच इज व्हाट, बताओ? 30। ठीक है। अब एक चीज तुम्हें और बता देते हैं ट्रिक का। क्या मैं तुम्हें एक नॉर्मल सी चीज बता रहा हूँ, जैसे कोई भी एक पॉलीगन है, ऑल्दो मतलब ये बाद में भी यूज होगा, जिनको कैट जैट देना उसमें भी यूज होगा। कोई भी पॉलीगन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। बताओ कितने साइड का पॉलीगन ड्रॉ करें, टेल मी। सर 4। 10 कौन बोला? मैंने बोला। तुमको मुझे क्या, मेरे ऊपर अत्याचार करोगे तुम? छोटा बोलना चाहिए ना जिसको बनाना आसान हो। बन जाएगा आराम से। हाँ लेकिन चलो मान लो जैसे ये एक पॉलीगन है, रेगुलर नहीं है, मेरा गलती से रेगुलर लग रहा है, लेकिन लेट से कैसा भी है, तो इसके सारे एक्सटर्नल एंगल्स होंगे ना। जैसे मान लो एक ये एक्सटर्नल एंगल है, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये एक्सटर्नल एंगल है, ये 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 आगे बढ़ेंगे तो ये एक्सटर्नल एंगल है। तो थोड़ा सा ध्यान से दो, जैसे अगर हम सबकी मेजरमेंट करें तो पहले ये जोड़ें, फिर इसी लाइन से ये निकला हुआ है तो ये जोड़ें, फिर इस लाइन से ये निकला हुआ तो ये जोड़ें, फिर इस लाइन से ये निकला हुआ तो ये जोड़ें। तो मिला जुला के हो क्या रहा है, हम पूरा चक्कर काट रहे हैं इसी एंगल से, है कि नहीं? तो अगर सारे एक्सटर्नल एंगल्स का सम क्या होगा, क्या होगा बताओ? सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स होगा वो 360 होगा, क्योंकि बेसिकली हम पूरा ही घूम गए, देख रहे हो, ऐसे ऐसे करके हमने पूरा ही घूम गए, तो सारा एक्सटर्नल एंगल का सम होगा 360। अब रेगुलर पॉलीगन में एक्सटर्नल एंगल फिक्स है, जैसे मान लो कि 30 ही एक्सटर्नल एंगल है, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमारा एक्सटर्नल आया 30। तो अगर हम देखना चाहते हैं कितना साइड है, तो 360/30 कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि 12 साइड्स है। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, जैसे मान लो 90 वाला पॉलीगन है, जैसे मतलब स्क्वायर है, ठीक है, 90 वाला अगर पॉलीगन है तो इसका एक्सटर्नल एंगल 90 ही होगा। तो अगर हम देखें कि पूरा 360 में कितनी बार 90 आता है, 4 बार आता है ना, तो यानी 4 साइड का ये पॉलीगन था। तो इसी तरह से हमारा इसका जो एक्सटर्नल एंगल आया था वो 30 आया था, तो टोटल नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा 360/30, ठीक है, विच इज 12। तो 12 आंसर, ठीक है। ये आ गया समझ में? यस सर। इसको फिर से पूछना जिसका डाउट था ना, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि बिल्कुल छोटा छोटा फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो एक बार और ट्राई करना, नहीं समझ में आया तो सर इसमें 26 बता दो, यही 26। ओहो, इसमें क्या है ना, तुम ऐसे समझो, गलती एक क्वेश्चन यहाँ नहीं डालना था, लेकिन चलो ठीक है। एक बात समझो, जैसे अगर मैं किसी उस पे क्या बोलते हैं, किसी प्लेन पे 4 पॉइंट डालूं, तो इस चारों पॉइंट से कितने लाइंस बनेंगे बताना जरा। चारों पॉइंट्स को मिलाने से कितने लाइंस बनेंगे? तो तुम बोलोगे कि पहला पॉइंट से आप 3 बना लो, ठीक है, तो दूसरे पॉइंट से आप 2 बनाओगे क्योंकि एक तो बन गया, और तीसरे पॉइंट से 1 बनाओगे। तो बेसिकली जितने भी पॉइंट्स हैं, है ना, जैसे मान लो 7 पॉइंट है, तो हम 6 + 5 + 4 + एक कम से शुरू करके इतने साइड्स बनेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस वाले केस में ध्यान दें तो हमारे पास 6 साइड्स बने, ठीक है, हमारे पास 6 साइड्स बने, ABCD के 6 साइड्स बने, 3 + 2 + 1 6 होता है,
और 6 में से 4 जो है वो तो पॉलीगन बनाने में यूज हो गया, तो डायगोनल कितना होगा 6 - 4 विच इज 2। ये बात समझ में आ रही सबको? सर डायगोनल का क्या बोला? हम बोले कि अगर 6 में से 4 तो हमारा साइड ही है, पॉलीगन का साइड है, ठीक है। 6 में से 4 मेरा पॉलीगन, हाँ, तो जो बच गया वो डायगोनल है। तो जैसे मान लो कि अगर हम ऐसे तुमको बोले कि मान लो कि 10 पॉइंट का एक वो है, 10 पॉइंट का एक पॉलीगन है। 10 पॉइंट के पॉलीगन में पहले पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं, विच इज 9, ठीक है। तो दूसरे से 8, तीसरे से 7, ऐसे करके 1 तक। तो इसका सम कितना होगा, तो तुमको पता ही है कि 1 से लेके 9 तक जोड़ना है, तो n × n+1। ये जिसको नहीं पता ये बाद में पता चल जाएगा। 1 से लेके 9 तक जोड़ना है तो n × n, मतलब 1 से लेके n तक जोड़ना है तो n × n+1/2 करते हैं, ठीक है। ये मैं अभी आगे आएगा, तुम लोग को डरने वाली कोई बात नहीं, बस अभी याद कर लो। तो अगर हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं तो टोटल साइड्स जो बनेंगे वो हम बनेंगे इतने, तो जिसका सम कितना हो जाएगा n × 9 × 10/2 विच इज 45। और 45 में से 10 तो उसके साइड्स ही हो गए, अपने पॉलीगन के साइड्स, तो डायगोनल्स कितने बच गए, तो 45 - 10 कर देते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तुम लोग को? यस सर। यस सर। तो हाँ, तो अब ये 63 है ना, तो 63 का मतलब 63 पॉइंट्स होगा। अगर 63 साइड्स हैं तो 63 पॉइंट्स होंगे। 63 पॉइंट से हमारा बनेगा टोटल कितने साइड्स, तो 1 + 2 + 3 + ऐसे करके कहाँ तक, 62 तक। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे 62 × 63/2। तो ये कितना हो जाएगा, 63 × ये बताओ तो मल्टीप्लाई करके। 630, 1890 + 63, सर 1953। हाँ 1953, और इसमें से 63 तो मेरे साइड्स हैं, तो -63 कर लो, तो जो बच गया 1890 वो हमारा नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गया। आखिरी समझ में आ गया तुम्हें? यस सर, आगे। ठीक है, अब आगे बताओ। इसी पेज 6th वाला सर्कल में 6th वाला 6th वाला 5th भी, उसके बाद 6 बता देना, उसके बाद 9 बता देना। उसके बाद 9। तो पहले 5th हम देख लेते हैं। 5th बोलता है इन द फिगर O इज सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOC, AOC, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसको मिला दूं तो ये वाला एंगल कितना होगा, 48, और ये वाला एंगल कितना होगा 31। तो ये दोनों एंगल मिलके कितना हो जाएगा 79 डिग्री। 79, और इसका डबल होगा ये 158। ये किसका डाउट था, तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। नहीं, जिसका डाउट था उससे पूछो। यस सर। ठीक है, तो बस तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना है, अब तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब 6 देखते हैं। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PR इज इक्वल टू QR, PR इज इक्वल टू QR। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल PQR, PQR। अच्छा ये देखो, ये डायमीटर है, दिख रहा है तुम लोग को? यस सर। तो ये कितना होगा, ये होगा 90। अक्षय तुम्हें याद है ना ये? हाँ ये तो याद है। हाँ, ये 180 है, तो ऐसा। अब चूंकि ये दोनों साइड्स जो है तुम्हारे सेम है, तो ये दोनों एंगल भी सेम होगा, बट ये 45 और ये 45। अच्छा ठीक है। फिर 9 किसने बोला? मैंने बोला 7 वाला। ये बोलता है उधर से ACB निकालना है, 7 में ACB निकालना है।
सर इसमें ये डाउट था कि मतलब मेरा आंसर 70 आ रहा था पर 60 भी आता है इसमें। जैसे ऑप्शन है। हाँ तो ये हो सकता है तुमने यहाँ निकाला होगा पहले 140 और इसका आधा निकाल दिया होगा तुमने 70, नहीं ना? तो ये ठीक है तुम्हारा। फिर कौन सा 9? 9 बोलते हैं इन द फिगर O is the center of circle. If ADC is 140, then what is the value of x? तो तुमको पहले x की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो पता चल जाएगा ना तुम्हें, ये कितना होगा 90, क्योंकि सेमी सर्कल का एंगल है। ठीक है, अब तुम्हारा ये 90 हो गया और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दिख रहा है तुम्हें ABCD, तो ये वाला हो जाएगा 40, तो ये वाला हो जाएगा 50। तो आंसर ही नहीं है 50, आई मीन ऑप्शन ही नहीं है। हाँ तो ठीक है, कभी कभी बोल तो रहा हूँ मैं, सारा का नंबर दे दो पेज नंबर के साथ, उसको करेक्ट करवा दें। तो मुझे लगा शायद 55 क्लोज है तो कुछ नहीं, अपने ऊपर डाउट नहीं किया करो, समझे? पहली बात तुम्हें बता रहा हूँ, समझो, है ना? नीदर एक बार तुम्हें कंसेप्ट समझ आ गया तो मैं भी आगे बोलूँ ना कि ये नहीं ऐसे करो, तो मेरी भी मत सुनो, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमारी समझ बनती है, और ऐसे हम किसी किसी को अपनी समझ देते चले जाएंगे ना, तो तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। तो भले ही पहली बार में ही जब आप समझ बना रहे हो तो बहुत सोच समझ के और बहुत ही स्ट्रगल करके क्वेश्चन करके आप समझ बनाओ, लेकिन एक बार समझ बन गया तो हम बार बार उसको नहीं वो करेंगे। सर एक बार ही फिर से बता दो ये वाला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले यूज किया वो कंसेप्ट कि हमारा सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री का होता है। तो सेमी सर्कल मेरा ACB वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने यूज किया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल 180 होता है। तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये अगर 140 है तो ये हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, और अब हमने यूज किया इस ट्रायंगल का ABC का, तो ABC में एक 90 है एक 40 है, तो एक हमारा 50 होगा। आगे समझ में बात? यस सर। चलो नेक्स्ट कौन सा? 18 बोलते हैं 18 बोलता है इन द गिवन फिगर CP एंड CQ आर टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट है ARB जो है अनदर टेंजेंट टू द सर्कल, ये अनदर टेंजेंट है। CP is equal to 11 and BC is equal to 6, then length of BR। ठीक है, तो BR कैसे निकलेगा बोलो? सर दोनों टैंजेंट्स तो इक्वल होंगे ना, इक्वल्स टू CQ। हाँ, ये अगर CP 11 है तो ये भी 11 होगा, तो ये 5 हो जाएगा। चलो ठीक है, हाँ ये 5, तो ये भी 5 हो जाएगा। हाँ, BQ BR भी तो टैंजेंट हुआ ना फिर। हाँ, फिर सर आ तो गया BR की लेंथ। लो, हाँ ठीक था। मतलब क्या नाम है तुम्हारा? जागृति। हाँ, कान पकड़ ली। अगर दो टेंजेंट अगर एक ही पॉइंट से खींचते हैं तो दोनों का लेंथ सेम होगा ना? बोलो कि नहीं बताया था? बोलो कि आपने नहीं बताया इसे। सर आपने एक रेशियो का बताया था ना इसे। हाँ, तो मैंने ये बताया था ना कि जैसे मैंने इसमें ऐसे बताया था ना कि अगर ऐसा कभी है तो PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर, बोला था ना? तो अगर हम इधर घसका के यहाँ पे Q पे सटा दें तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि PT इज इक्वल टू PQ होगा ना? तो ये तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सेम होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें इसने ये बताया कि CP की लेंथ 11 है, तो CP की लेंथ अगर 11 है तो CQ की भी लेंथ 11 होगी। और
उसमें भी तुम्हें पता चल गया कि BC जो है वो 6 है, तो ये वाला 5 होगा। हाँ और जब ये 5 है तो B से 2 टेंजेंट हो गई ना यहाँ पे, तो ये वाला 5 है तो ये भी वाला 5 हो जाएगा, BR भी। सर ये पूरा 5 होगा, सिर्फ BR 5 होगा? सिर्फ BR 5 होगा ना, क्योंकि टेंजेंट तो यहीं तक है ना। अच्छा इसके बाद एक्सटेंड होता है वो अलग बात है। यहाँ से B से एक यहाँ और एक से यहाँ। नेक्स्ट बताओ। 11th वाला भी नहीं आ रहा इसमें। 11th वाला नहीं आ रहा, इसमें क्या दिक्कत है? RPS जो है वो 25 हो गया। द वैल्यू ऑफ ROS, हाँ भाई बताओ, तुम्हें ये 90 नहीं पता है? हाँ कौन है ये? किसने पूछा? विदुषी तुम थी? आयुषी Yes, sir. कौन? टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है सेंटर, ठीक है? यस सर। तो ये दोनों 90 हो गया, ये 25 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा हाँ हाँ ठीक है 180 से घटा देंगे ना। हाँ हाँ। चलो अब ये ना, अब ये सीट पूरा करो, नेक्स्ट में हम लोग मेंसुरेशन